सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में हम लोग संबंध देखेंगे। बात समझ में आई? तो संबंध में आपको मिला क्या था कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, यही तो मिला था। लेकिन ये कब मिला था? जब सेल निरावेशित हो रहा हो। निरावेशित का मतलब बेटा डिस्चार्ज हो रहा हो। बात समझ में आई? कैसे? तो हम लोग जो सर्किट बनाए हुए थे उसमें सेल लिए थे, बात समझ में आ रही है, और एक स्विच लगाए थे और बाह्य प्रतिरोध एक आर था, उसी से क्या किए थे हम, जोड़ दिए थे। तो जब जोड़ोगे और यहाँ स्विच ऑन करोगे तो सेल द्वारा धारा दी जाएगी ना, तो प्लस से माइनस की ओर परिपथ में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही थी, यानी सेल क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। बात समझ में आ रही है? ये तब के लिए संबंध था V इक्वल टू ई माइनस आई आर। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब ध्यान देना, यहीं पे हम लोग जो सेल आपने जोड़ के रखा था, यहाँ पे ऐसे सेल जोड़ के रखे थे ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी आप बनाए थे आर, यही तो बनाए थे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है उसके लिए भी हम लोग व्यंजक प्राप्त कर लेते। देखिए हमको करना क्या है, यहाँ से एक हेडिंग बना लेनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहीं से फाइंड आउट करेंगे। आर चाहिए ना, आर को रोकेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। देखिए तो लिखेंगे V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर से, इसी से फाइंड आउट कर रहे हैं। आई आर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो आई इंटू आर इज इक्वल टू ई, यहाँ पहले से था, बी इधर प्लस का इधर आएगा ई माइनस बी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट? ओके, हमको चाहिए क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर चाहिए ना, तो इसको रोकिए, स्मॉल आर, आई मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ई माइनस बी अपॉन आई। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, बट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से, प्रतिरोध की परिभाषा से, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ऐसे ही कुछ था। बात समझ में आ रही ना? देखना, बाह्य परिपथ में आपने प्रतिरोध आर लगा के रखा, बात समझ में आ रही है, कैपिटल आर, और इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना था, टर्मिनल विभवांतर, यही तो था, और इसमें प्रवाहित धारा का मान आई। तो इन तीनों में रिलेशन यही तो होगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। कॉन्सेप्ट क्लियर? हम आई के लिए इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को आई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आई को इधर ले आइए, बिल्कुल सही, वी अपॉन यही तो होगा, आर उधर चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? चाहो तो आप ऐसे लिख लो, या फिर 1 अपॉन आई के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आर अपॉन वी आ जाएगा। आई को अगर हम यहाँ अलग करेंगे तो 1 अपॉन आई तो लिखा है, ये चीज़ नहीं तो रहने दो, यहीं से लिख लेते हैं। एक स्टेप और चलेंगे, आर इज इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन, क्या लिखा है बेटा, वी अपॉन वी अपॉन आर, यही तो लिखा है। तो ई माइनस बी जहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, बटे एक, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ध्यान देना, आर का गुणा तो ऊपर हो जाएगा और बी का गुणा एक में होगा। कराएं? किसी को डाउट तो नहीं है? तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे आर इज इक्वल टू, आर का गुणा सबसे ऊपर होगा, यानी लिख सकते हो आर इंटू ई माइनस बी। बात समझ में आ रही? अपॉन बी का गुणा एक में होगा, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा,
इस फार्मूले का बहुत यूज लगता है थियरी से लेकर लेबोरेटरी तक। बात समझ में आ रही है? आपको दिया जाता है कि दिए गए तार का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। बात समझ में आ रही है? आप मीटर सेतु का प्रयोग करते हो तो दिए गए तार का जब आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो यही फार्मूला लगाना होगा। उस तार का रेजिस्टेंस निकालोगे, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और ऐसे ज्ञात करोगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसलिए स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R, अंश में दो पद है, हर को लेकर अलग हो जाए तो यहाँ तो मिलेगा E/B, बात समझ में आ रही, माइनस फिर V/B मिलेगा। क्या मिलेगा? तो B से V कट जाएगा, एक बचेगा, यानी कि मिला E/V माइनस 1। यही आपका आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। कोई डाउट नहीं ना? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। आंतरिक प्रतिरोध जो बराबर होता है वो बाह्य प्रतिरोध और इंटू विद्युत वाहक बल बटे टर्मिनल विभवांतर में से हम एक घटा देंगे। बात समझ में आई? यही होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। कई बार परिपथ में प्रवाहित धारा का मान गणना करने के लिए आता है, कितनी धारा बह रही है परिपथ, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए देखेंगे। परिपथ में प्रवाहित धारा, इसी को बेटा बोलते हैं परिपथ समीकरण, सर्किट इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? अभी लास्ट में लिख दूंगा, यही जो अभी व्यंजक मिलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग सर्किट इक्वेशन। ये बहुत ही आसान है, इसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो लिखा क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर से, इसी से फाइंड आउट करेंगे। राजवीर यहाँ देखो, हमको I चाहिए, क्या चाहिए? धारा। बट हम सभी जानते हैं बेटा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सर्किट से ही, क्योंकि हम सभी ने देखा था कि वहाँ पर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R था, उसमें प्रवाहित धारा I थी और उसके सिरों के बीच विभवांतर V। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे V की जगह पे आई इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। ये माइनस आई आर है ना, हमको आई तो चाहिए, तो आई वाले को इकट्ठा करो, तो माइनस आई आर इधर आएगा तो प्लस आई आर, और आई दोनों में कॉमन कर ले तो आई कॉमन करेंगे तो यहाँ कैपिटल आर और ये माइनस का दे रहा है प्लस स्मॉल आर। कोई डाउट? अगर हो तो एक स्टेप और बढ़ाएं, नहीं है? आई इंटू आर माइनस का इधर आएगा बेटा बराबर ई। अब क्लियर है? अच्छा स्मॉल आर, ये माइनस का था, आई आर इधर आएगा प्लस आर। आई हमको चाहिए तो आई कॉमन करेंगे, यहाँ कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर बराबर ई। आई को रोको, बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है ना? अरविंद, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो इसलिए आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यही तो है आपका, इसी को बोलते हैं बेटा परिपथ समीकरण। ध्यान देना, बहुत ही आसान है। ओम के नियम में या फिर प्रतिरोध की परिभाषा से आप लोग देखते हो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यही तो देखते हो। यहाँ पे थोड़ा तुलना कराते हैं, ये क्या होता था? विभवांतर बटे प्रतिरोध, यही तो होता था। यहाँ पे देखना ई का मतलब सेल का नेट विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। कॉन्सेप्ट क्लियर? जितने भी ऊर्जा दी जा रही है उसको ले लीजिए, और बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध सेल का या बाह्य परिपथ का जितना भी प्रतिरोध सर्किट में लगा है सारा प्रतिरोध ले लीजिए। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है वो नेट विद्युत वाहक बल
बटे कुल प्रतिरोध। याद रखना, कुल प्रतिरोध का मतलब बाह्य और आंतरिक, बात समझ में आई? दोनों प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध। ऐसे इसको आप लोग याद रखोगे कि किसी भी सर्किट में अगर हमको धारा का मान चाहिए तो जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उनका हम लोग नेट कर लेंगे, बात समझ में आ रही है? वो हो जाएगा, और बटे जितने भी प्रतिरोध पूरे सर्किट में लगे हैं, चाहे सेल के बाहर चाहे सेल के भीतर हैं, बात समझ में आ रही है? सबको हम लोग जैसे भी लगे होंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम उसके अनुसार से जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। तो ये आप आंतरिक प्रतिरोध हो गया और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, इसको दोनों नोट करो, फिर हम लोग इस पर कंसेप्ट ऑफ थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान दो बेटा, आप हेडिंग बनाओ कंसेप्ट ऑफ थ्योरी और इसको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ रही है? चाहे बात हो न्यूमेरिकल बनाने की, चाहे बात हो सर्किट को समझने की, ठीक है? किस दिशा से किस दिशा में धारा बहेगा, ये सारी चीज़ें आप इसी में समझ पाओ। बना लिए? चलो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी हम लोग देखते हैं। लिखेंगे जब सेल निरावेशित हो रहा हो यानी कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो उसका सर्किट कैसे होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास सेल होगा, ये उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ माना जा सकता है, ऐसे मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या बातचीत हो रही है मुझे बताओ। अब नहीं करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब मैं कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ तो आप लोग बतियाने लगते हो। उन दोनों को देखो, जब सेल निरावेशित हो रहा हो, यानी ये सेल हो गया आपका, इसका विद्युत वाहक बल होगा कुछ ई, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर मान ली, और ये आपका सेल हो गया, ठीक है बात। अब उसके बाद इसमें हम लोग एक स्विच लगा रहे हैं, कुंजी, क्लियर है? की हो गया। आगे इसको हम लोग बाह्य परिपथ में कोई एक रेजिस्टेंस है उससे जोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए आर, और जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे, बात समझ में आ रही है? तो आप सभी जानते हो परिपथ में जो धारा होगा वो प्लस से माइनस में ऐसे प्रवाहित होगा, यानी सेल धारा देना स्टार्ट कर देगा। ये इसके धारा प्रवाह की डायरेक्शन है, बात समझ में आ रही है? ओके। मान लीजिए परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही, यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना था? आर। तो बाह्य परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर था उसको आप मान लीजिए बी। कितना बेटा? इस तरीके से। तो आप सभी जानते हो बाह्य परिपथ में धारा तो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो रही, लेकिन सेल के भीतर माइनस से प्लस, ये प्लस होगा और ये माइनस, और धारा की डायरेक्शन क्या होने वाली है? ये प्लस माइनस से प्लस। ऐसे बना लेंगे, बात समझ में आ रही है? दिशा ये रहेगा, और यहां लिखिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से। इस सूत्र से देखिए, ये सूत्र हम लोग किसके लिए प्राप्त किए थे? जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था उसी के लिए तो प्राप्त किए थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है
तो जब हम उसका टर्मिनल विभवांतर V देखते हैं, बात समझ में आ रही है, तो हमको मिलता है कि विद्युत वाहक बल में से कुछ घटा के मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी विद्युत वाहक बल में से कुछ घटाओगे तो टर्मिनल विभवांतर के बराबर आएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विद्युत वाहक बल ज़्यादा होता है टर्मिनल विभवांतर से। बात समझ में आ रही है। तो इस दशा में, कौन सी दशा में, जब सेल निरावेशित हो रहा है, इस दशा में आप सभी याद रखना V इज लेस देन E, क्योंकि जब विद्युत वाहक बल में से हम I इंटू R घटाते हैं, बात समझ में आ रही है, I इंटू R घटाते हैं तो टर्मिनल विभवांतर के बराबर मिलता है। तो घटाने के बाद अगर मिल रहा है तो इसका मतलब कम है। बात समझ में आ रही है। और ये कम होता क्यों है, इसका सीधा सा अर्थ है सेल के भीतर विभव पतन। बात समझ में आ रही है, उसके आंतरिक प्रतिरोध का होना। आंतरिक प्रतिरोध अगर जीरो हो जाए तो जीरो का गुणा I में कराओगे, जीरो हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जब सेल निरावेशित हो रहा है यानी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम है। बात समझ में आ रही है। और धारा की दिशा परिपथ, बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की, आंतरिक परिपथ में, आंतरिक परिपथ का मतलब सेल के भीतर, माइनस से प्लस, ये चीज़ आ जाती है। कोई डाउट? हाँ बोलो। मैंने बताया, मैंने अभी कहा है कि इसका कारण यह है सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध का विद्यमान होना। बात समझ में आई? इसलिए ओके, ये तो आप समझिए। दूसरा देख लेते हैं। जब सेल आवेशित हो रहा हो, क्या हो रहा हो बेटा? आवेशित का मतलब आप उसको चार्ज कर रहे हो। कैसे चार्ज करेंगे? यही सर्किट ले रहे हैं, पूरा बना रहे। ये अपने पास एक सेल है, प्लस माइनस। बात समझ में आ रही? इसके सिरों को हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी विद्युत स्रोत से जोड़ने वाले। कोई बाह्य विद्युत स्रोत होगा, जैसे बैटरी मान लो। बात समझ में आ रही है, उससे हम लोग जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप एक बैटरी बना लीजिए। बैटरी जो होता है बेटा वो सेलों का समूह होता है, यानी एक से अधिक सेल उसमें जोड़े जाते हैं। बात समझ में, उसका संकेत ये होता है, और इसके बारे में हम लोग कल ही पढ़ेंगे। सेलों का संयोजन, उसको जोड़ने का तरीका होगा। देखो बेटा, ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, धन सिरा और ये ऋण सिरा। जब भी आप चार्ज करने के लिए जोड़ते हो, बात समझ में आ रही, तो पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे से और नेगेटिव सिरे को ऐसे ही तो जोड़ते हो, ये चीज़ रहेगी। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको और ये इसको। ये क्या है बेटा, तो बोलेंगे विद्युत स्रोत। और अगर जानना है तो जान लो, ये क्या है, बैटरी। बात समझ में, ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह पे ऐसे भी आपको मिलेगा, उससे मतलब नहीं, बैटरी है ना। चलो बात समझ में आई। ऐसे जोड़ेंगे, चार्ज करेंगे, ध्यान देना। तो अब बैटरी के हिसाब से ये बाह्य परिपथ हुआ ना, बाह्य परिपथ में धारा प्लस से माइनस ऐसे बहेगा। देखो ये धारा देना स्टार्ट करेगा, अब बैटरी धारा देगा ना, क्योंकि चार्ज ये कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे धारा प्रवाहित, मान लो आई धारा है। तो बैटरी के हिसाब से बाह्य परिपथ में धारा प्लस से माइनस ऐसे, लेकिन सेल के भीतर देखो धारा प्लस से
माइनस। और अगर हम सेल के लिए बाह्य परिपथ में देखें, सेल के लिए बाह्य परिपथ में धारा माइनस से प्लस में, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज़ यहाँ पर हम लोग ठीक से बना लेंगे इसको। ये हाँ, अगर हम सेल के हिसाब से देखें तो बाह्य परिपथ में माइनस से प्लस, लेकिन सेल के भीतर प्लस से, ये धारा की दिशा है प्लस से माइनस। तो डायरेक्शन समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? ओके। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, यानी विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के में जो संबंध था उससे हम लोग देखते हैं यहाँ से। I इज इक्वल टू माइनस आई रखने पर, क्योंकि ये जो संबंध था बेटा, ये संबंध था जब सेल डिस्चार्ज हो रहा, वही सर्किट ही आप बनाए थे। बात समझ में आ रही है? उससे ये सूत्र आप प्राप्त किए थे। बात समझ में आ रही? तो उसमें डायरेक्शन देखना बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की ओर था, लेकिन जब सेल चार्ज हो रहा है, आवेशित हो रहा है, तो बाह्य परिपथ में माइनस से प्लस की ओर, तो दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत होने के नाते इस समीकरण में जहां जहां धारा आई है वहां वहां धारा हम लोग माइनस आई रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर? रखिए, देखिए क्या रिलेशन मिलता है। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई की जगह पे बेटा माइनस आई और इंटू आर, यही तो होगा अगला स्टेप। V इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आई इंटू आर। याद रखना, जब सेल चार्ज हो रहा हो यानी आवेशित हो रहा हो तो आपको ये फार्मूला नहीं लगाना, आपको ये फार्मूला लगाना। अच्छा, ई गायब कर दिए। V इज इक्वल टू ई माइनस माइनस प्लस आई इंटू आर, ये फार्मूला लगाना। बात समझ में आ रही है? अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो B बराबर ई माइनस आई आर, अगर सेल चार्ज हो रहा है तो B बराबर ई प्लस आई आर। इतना याद रखना है कि डायरेक्शन विपरीत होने की वजह से I बराबर माइनस आई रख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? और यहाँ अगर आप देखें इस दशा में, ध्यान देना, आपको टर्मिनल विभवांतर यहाँ का क्या मिलता है? जब आप ई में आई आर जोड़ते हो, यानी सेल के विद्युत वाहक बल में आप कुछ जोड़ते हो, तब टर्मिनल विभवांतर मिलता है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस दशा में लिखेंगे, इस दशा में V इज ग्रेटर देन E, यानी टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से, E यहाँ लिख देना। E क्या है बेटा? सेल का विद्युत वाहक बल है। बात समझ में आ रही है? तो सेल के विद्युत वाहक बल से टर्मिनल विभवांतर ज़्यादा। कोई डाउट नहीं ना? एकदम क्लियर है? आगे चलें। तो B इज लेस देन E, V इज ग्रेटर देन E, ये मिल गया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि किन कंडीशन में टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किस चीज़ की दिशा? किस चीज़ की दिशा? धारा की दिशा आपके सामने तो है। उसी से तो चार्ज, धारा कौन दे रहा है? बैटरी दे रहा है। बैटरी देगा तो प्लस से माइनस की ओर ही तो देगा। बात समझ में आ रही? लेकिन जब हम सेल के हिसाब से देखते हैं, सेल के लिए ही तो देखेंगे। वहां सेल के लिए देखो बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की ओर, यहाँ सेल के लिए देखो बाह्य परिपथ में माइनस से, तो हमको सेल के हिसाब से देखना है। हाँ, बात समझ में आ गई? कोई डाउट? बैटरी के हिसाब से मत देखना, वहां से तो हम लोग देखते हैं वो धारा देती है तो इसलिए ऐसा हो। अब कोई डाउट नहीं दिव्यांश? अच्छा, हो सकता है। चलो बेटा थर्ड देखो, E इज इक्वल टू V के लिए यानी कि विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर कब कब होगा? कई कंडीशन।
सूत्र देखना, या फिर पहला कंडीशन देखो, सूत्र से समझा रहा हूं। यदि परिपथ, बातचीत नहीं बेटा, यदि सेल खुले परिपथ पर हो, यदि सेल क्या हो, खुले परिपथ। खुले परिपथ का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये सेल है, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे एक टाइपिंग की लगा दे रहे हैं, दाब कुंजी है ना। ओके, बाहर आप कोई भी चीज जोड़ के रखो, क्या फर्क पड़ता है। बाह्य परिपथ में मान लो आपने प्रतिरोध R जोड़ के रखा है, ये सेल का विद्युत वाहक बल E है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। खुले परिपथ का होने का मतलब ये हुआ, सर्किट क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। अब धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, परिपथ पूरा ही नहीं है। परिपथ का मतलब मैंने कहा था बंद, क्या कहा था, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो या धारा प्रवाहित की जा सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, उसको परिपथ बोलते। अब ये देखो ओपन सर्किट हो गया, खुला परिपथ हो गया। अब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है। कैसे, इसको बंद करके। जैसे ही टाइपिंग की को आप क्या करोगे, दाब दोगे, दाब लगाओगे उस पर, ये वाला इसमें टच कर जाएगा, परिपथ बंद हो गया। और परिपथ बंद होगा तो धारा प्रवाहित। बात समझ में आई। तो ये खुले परिपथ पर ऐसे है। अब खुले परिपथ पर ऐसे है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात बिल्कुल सही, I इज इक्वल टू 0, धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। और अगर ऐसा है तब V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R से। इस रिलेशन से देखो बेटा, V इज इक्वल टू E माइनस I की जगह 0, 0 से R में गुणा कराओगे, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, और 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा, V बराबर है। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट तो बताइए अभी, नहीं। चलो, तो पहला कंडीशन ये था बेटा कि अगर सेल खुले परिपथ पर है, याद रखना इसका बहुत यूज लगेगा जब मैं आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा, विभव मापी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वहाँ पे यही काम रहेगा। अगर सेल खुले परिपथ पे है तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाएगा, और उसी से हम लोग सॉल्व करें। अगर ये लगाते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ओके, दूसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, क्या हो बेटा, यानी सेल कैसा हो, आइडियल, आदर्श सेल हो, है ना, आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, R बराबर 0। अब देख लेते हैं हम लोग इसी फार्मूले से, आंतरिक प्रतिरोध R को 0 करोगे, 0 से गुणा कराओगे, B बराबर, यही तो बचेगा, इसलिए B बराबर E, यहाँ भी हो जाएगा। क्यों, चूंकि R बराबर क्या हो गया। तीसरा कंडीशन देखिए बेटा, यदि, बातचीत नहीं करो, इधर देखो, यदि बाह्य प्रतिरोध अत्यंत उच्च हो, अर्थात
जो कैपिटल आर था बेटा उसका मान क्या हो, इन्फिनिट। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, देखिए लिखेंगे बेटा v इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। यहाँ पे देखना, एक काम कर सकते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यही तो होता है ना। तो जहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे हम वी अपॉन आर लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो v इज इक्वल टू ई माइनस आई की जगह पे वी अपॉन आर, वी अपॉन आर और इंटू स्मॉल, यही तो है। ई को रोकिए, ये माइनस का इधर आएगा प्लस कर दीजिए, तो b ये माइनस का इधर आएगा प्लस v अपॉन आर इंटू स्मॉल आर बराबर ई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके। b कॉमन कर लें, b कॉमन करेंगे तो v इंटू वन प्लस आर का गुणा अंश में हो जाएगा स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर ई। अब यहाँ पर देखिएगा क्या चीज़ बेटा, कोई दिक्कत है? सही है ना। आर की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले, इन्फिनिट, अनंत पुट करिए। तो यहाँ पे देखेंगे ई इज इक्वल टू बी था, ओके, वन, ठीक है, प्लस स्मॉल आर अपॉन इन्फिनिट। देखिएगा बेटा स्मॉल आर अपॉन इन्फिनिट की जगह वन अपॉन जीरो लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। जीरो किसी भी संख्या को आप जीरो से भाग करोगे अनंत होगा, तो जीरो का गुणा जाकर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो ऐसे आर बटे एक, तो जीरो का गुणा आर में, एक का गुणा एक, जीरो का गुणा आर में करोगे जीरो बटे एक का गुणा एक में करोगे एक बराबर जीरो। यानी कि आर बटे इन्फिनिट ये था, किसको आपने जीरो किया, आर बटे इन्फिनिट। आर को आपने लिखा आर बटे एक और इन्फिनिट को आपने लिखा वन अपॉन जीरो, कुल मिला के किसके बराबर है, तो आर बटे इन्फिनिट जीरो के बराबर हो जाएगा। बचेगा यहाँ एक, एक में जीरो जोड़ोगे एक ही तो बचेगा, एक से बी को गुणा कराओगे। ये तीन कंडीशन है बेटा, ध्यान देना। जब सेल निरावेशित होगा तो v इज लेस देन ए, जब सेल आवेशित होगा b इज ग्रेटर देन ए। इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, याद रखना मुश्किल है, भूल जाओगे। बात समझ में आ रही है? ओके। और तीसरा कंडीशन ये है कि E बराबर B के लिए तीन कंडीशन है। पहला, परिपथ में धारा शून्य हो, यानी कि खुले परिपथ हो इस तरीके से, या फिर जो सेल ले रहे हो वो आइडियल हो, उसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो तब भी बराबर हो सकता है, या फिर बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध लगा है उसका रेंज जो है बहुत ही हाई हो। बात समझ में आ रही है? तो अनंत हो तो भी बराबर भी, ये तीन कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? एक चौथी कंडीशन न्यूमेरिकल में पूछता है, परिपथ में अधिकतम धारा का मान। क्या पूछता है बेटा? परिपथ में अधिकतम धारा का मान बताओ। ये बहुत, जिसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोला जाता है, लघुपथित, उसको आप समझिए। पहला ही क्वेश्चन या दूसरा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, तो ये कंडीशन आप कॉन्सेप्ट जानोगे तभी कर पाओगे। यदि परिपथ, बातचीत नहीं बेटा, हाँ बताओ, बोलो क्या डिस्कशन कर रहे हो, मुझसे पूछो, कुछ तो कर रहे हो, समझ लो। दूसरी बात यहाँ क्यों करते हो, एक ही बात करो। बोलते हुए आपको देखे हैं, यदि सेल का परिपथ लघुपथित लघुपथित का मतलब बेटा शॉर्ट सर्किटेड,
आप डायरेक्ट बोल दो ना कि सर आप बोलोगे कुछ भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात करेंगे ही करेंगे। मैं पूछता हूँ बार बार, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, और नहीं है तो चुपचाप देखो आराम से। 12th में हो, मैं वहाँ संभालूंगा यहाँ संभालूंगा, क्या क्या करूँगा। यदि सेल का परिपथ क्या हो बेटा, लघुपथित हो, लघुपथित कर दें। इसका सर्किट बनाते हैं, कैसे करते हैं, है ना, ध्यान देना। यही ले लो। कोई बाह्य प्रतिरोध ना हो, बात समझ में आ रही है, और इसको ऐसे बंद कर दो। बंद करोगे तो धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ पे आर बराबर, याद रखना शॉर्ट सर्किट का मतलब आपको याद रखना है कि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध 0, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये याद रखना है कंडीशन, नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल लगेगा नहीं, आप पूरा फार्मूला लगाते रह जाओगे। अभी बता रहा हूँ फिर भी ट्राई करना, अगर भूल गए तो नहीं लगेगा। देखो ये आपको बताएगा ही नहीं, है ना। देखो R बराबर 0 हो गया। अच्छा, तब परिपथ समीकरण से I बराबर क्या प्रूफ किए थे बेटा, कुल विद्युत वाहक बल, नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्लस बाह्य। बात समझ में आ रही है, तो बाह्य R हो गया प्लस आंतरिक प्रतिरोध R, ये इससे। बट हम सभी जानते हैं बाह्य प्रतिरोध तो यहाँ 0 है। एक एक लॉजिक का याद रखना, अगर शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं तो बाह्य प्रतिरोध 0, ये आपको करना है। और जैसे ही R को आप शून्य करोगे, I फिर I नहीं रहकर I मैक्स हो जाएगा, अधिकतम धारा। बात समझ में आ रही है, बाह्य परिपथ में कोई प्रतिरोध ही नहीं है, अंदर R तो रहेगा, सेल का तो आंतरिक प्रतिरोध रहेगा ही। व्यवहार में आप जानते हो ऐसा कोई सेल नहीं है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, ये तो रहेगा, लेकिन बाह्य प्रतिरोध आपने 0 कर दिया, तो I मैक्स हो जाएगा, और इसका फार्मूला होगा E/r। तो जब भी आपको यहाँ से रिलेट करना है, जब भी आपसे कह रहा है कि परिपथ में अधिकतम धारा का मान, सबसे पहले आपको यहाँ आना है। अधिकतम धारा कब होता है, जब बाह्य परिपथ का प्रतिरोध 0। ये करना है आपको अपने मन से, और फार्मूला लगाना है I मैक्स = E/, केवल आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ तक कॉन्सेप्ट है। अगर पूछता है इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे लघुपथित शॉर्ट सर्किट। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, नहीं ना, बोलो।